हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग चरक संहिता चिकित्सा स्थान के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम राजयक्षमा चिकित्सा अध्याय है उसको पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो इस चैप्टर में और आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसका एक टेबल बना रखे हैं हमने। तो इसमें हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो राजयक्षमा का जो है निरुक्ति वगैरह से के, और उसके साथ साथ जो है इसकी प्रथम उत्पत्ति कैसे हुई और उससे रिलेटेड एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो पौराणिक कथा है वो भी जानेंगे। इसके बाद राजयक्षमा का जो सिनोनिम्स है वो जानेंगे। राजयक्षमा का पर्याय और ज्वर के पर्याय में कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंस है वो भी वहाँ पे कवर करेंगे। ओके, इसके बाद जो राजयक्षमा के जो निदान है जिसमें से 4 मुख्य निदान है उनको जानेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी संप्राप्ति और उनके लक्षण हैं उनको पढ़ेंगे। ओके, देन राजयक्षमा के जो है एकादश यानी 11 टाइप्स, षड रूप यानी 6 and 3 विद यानी 3, ये 11, 6 and 3 तीन डिफरेंट तरीक़ा से इन्होंने बताया है जिसमें कुछ कॉमन भी है, तो उन रूप को जानेंगे। इसके साथ साथ इसके पूर्व रूप एंड संप्राप्ति को भी पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद जो ये क्या एकादश रूप है उनमें से कुछ जैसे प्रतिशय, स्वर भेद, वमन, रक्त भवन, श्वास, अतिसार एंड अरुचि। ओके, इन सभी से रिलेटेड कुछ पॉइंट कवर करेंगे जैसे इसके कारण, संप्राप्ति या लक्षण जहाँ जैसा ज़रूरत हो। और ये सारे के सारे पॉइंट्स हम जो है इम्पोर्टेंट जो भी हाईलाइट कर रखे हैं बस उसी को पढ़ेंगे। सारे के सारे पॉइंट्स जो है पूरे का पूरा चरक हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। सो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ग्लोबल आयुर्वेदा, चरक प्रवेशिका, आयुर्वेद समुच्चय, डॉक्टर नीलिमा सिंह लोडी एंड गोविंद पारिक सर। ओके, इन सभी के बुक्स से जितने भी पॉइंट्स थे हमने उन्हें हाईलाइट कर रखा है और उन्हीं को हम लोग जो है समझेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें राजयक्षमा की प्रथम उत्पत्ति एंड इससे रिलेटेड जो भी पौराणिक कथा है उनसे। ओके, उससे पहले ये जानते हैं कि राजयक्षमा जो है कैसे बना है, किन किन वर्ड से मिलने से बना था। राजयक्षमा 2 वर्ड के मिलने से बना, राज एंड यक्षमा। राज का अर्थ होता है राजा एंड यक्षमा का अर्थ होता है रोग, अर्थात राजा का रोग, या इसे रोग राज भी कहते हैं। ओके, तो इसका नाम राजयक्षमा क्यों पड़ा, उससे रिलेटेड कहानी बस यही है कि सबसे पहले ये रोग जो है एक राजा को हुआ था, इसलिए इसका नाम राजयक्षमा पड़ा। उस राजा का नाम क्या था, चंद्रमा, और वो कहाँ के राजा थे, तो वो नक्षत्रों के राजा थे। ओके, तो नक्षत्र के जो राजा चंद्रमा है उनको सबसे पहले ये रोग हुआ, इसलिए इसका नाम राजयक्षमा पड़ा। ओके, अब इससे रिलेटेड इसकी पौराणिक कथा। सो इस पौराणिक कथा में 3 इम्पोर्टेंट किरदार है, उसके बारे में पहले जानिए। एक तो हो गए दक्ष प्रजापति, दूसरा चंद्रमा और तीसरा रोहिणी। ओके, ये 3 नाम आपको याद रखना है। दक्ष प्रजापति जो है वो चंद्रमा के ससुर, फादर इन लॉ भी है और इनके गुरु भी हैं। ठीक है, दक्ष प्रजापति जो है इनकी टोटल 28 यानी 28 पुत्री है। इन्होंने अपनी 28 पुत्री यानी कन्याओं का जो है विवाह किससे कराया, मैरिज चंद्रमा से। ठीक है, तो चंद्रमा ने 28 जो इनकी पुत्री है उनको अपनी पत्नी के रूप में, भार्या के रूप में स्वीकार किया। लेकिन उनमें से जो एक रोहिणी नाम की थी, ठीक है, उनसे इनकी बहुत ही ज़्यादा आसक्ति थी, उनके साथ संभोग आदि क्रिया में वो बहुत ज़्यादा आसक्त रहते थे। बाद बाकी 27 के साथ नहीं रहते थे। ओके, 28 में से 27 को जो है उतना नहीं मानते थे, उनके साथ उतना संभोग आदि में आसक्त नहीं होते थे जितना कि एक रोहिणी, इकलौता रोहिणी के साथ आसक्त होते थे। तो सबसे पहला बात कि संभोग आदि बहुत ज़्यादा करने की वजह से उसके शरीर से जो शुक्र का क्षय हुआ यानी शरीर का स्नेह भाग का क्षय हुआ, जिसके वजह से शरीर इसका चंद्रमा का बहुत ही ज़्यादा क्षीण हो गया था। ठीक है, यानी कि ये वैवाह आदि में लीन होने की वजह से इसके शरीर में रजगुण की ज़्यादा वृद्धि हो गई और ये जो है निर्बल भी हो गया। ओके, ये हो गई चंद्रमा की कहानी अब तक। अब क्या है कि इसकी जो बची 27 कन्याएं थी जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, उन्होंने अपने पिता के पास जाकर के यह शिकायत किया कि मुझे वो पत्नी का दर्जा नहीं मिलता है जो कि सिर्फ रोहिणी को मिल रहा है, जिसके वजह से दक्ष प्रजापति जो उनके पिता थे उनको काफ़ी क्रोध आया
ओके। उसके क्रोध के वजह से जो उन्होंने श्वास छोड़ा ना, उस निश्वास से, उसके मुख से, दक्ष प्रजापति का ये कहानी हो रहा है। दक्ष प्रजापति को जब ये बात सुनने में आया कि इनकी 27 पुत्रियों का वो उपभोग ना करके सिर्फ एक रोहिणी का उपभोग कर रहा है, जो कि उसकी वो भी पुत्री ही थी, लेकिन 27 को वो दर्जा नहीं मिल रहा है, इसलिए इनको गुस्सा आया। तो उस क्रोध के वजह से इनके निश्वास से, उसके मुख से मूर्तिमान यानी आदमी के रूप में एक क्रोध का जो देहधारी क्रोध उनके मुख से प्रकट हुआ, ठीक है। और वो क्या हुआ, वो श्राप के रूप में इन्होंने दिया था। वो जो देहधारी मनुष्य जो क्रोध था जो इनके मुख से निकला था, वो जा करके चंद्रमा के शरीर में प्रवेश कर गया, ठीक है। चंद्रमा कैसा है, रजोगुण से युक्त है, क्योंकि व्यवहार बहुत ज़्यादा कर रहा है, साथ साथ जो है शुक्र और शरीर का स्नेह क्षीण होने की वजह से निर्बल भी हो चुका है, ठीक है। उसके शरीर में प्रवेश करके रोग आ गया इसको, और उसी रोग का नाम इन्होंने यक्षमा दिया, राजयक्षमा। तो यही इसका पौराणिक कथा है। तो इसमें आपको 3 किरदार नाम याद रखना है, दक्ष प्रजापति, चंद्रमा और रोहिणी। साथ साथ इनकी जो है टोटल 28 कन्याएं थी। और ये वाला सेंटेंस, क्रोधो निश्वास रूपेण मूर्तिमान निःसृतो मुखात, यानी कि जब 27 जो पुत्री इनके पास आई शिकायत करने, तो इनके क्रोध से जो है क्रोध के वजह से इनका श्वास से क्रोध रूपी मूर्तिमान मनुष्य इसके मुख से प्रकट हुआ, ओके। और वो चंद्रमा जो है रजोगुण और निर्बल जो था उसमें आया, और उसके बाद जो है इनको ये राजयक्षमा रोग हो गया, ठीक है। काम की बात और क्या है यहाँ पे कि दक्ष प्रजापति के क्रोध के वजह से राजयक्षमा की उत्पत्ति हुई, ठीक है। जबकि रुद्र के जो है कोप हुए थे, जिनकी वजह से ज्वर की उत्पत्ति हुई थी। तो ये याद रखना है आपको, रुद्र कोप से ज्वर एंड दक्ष प्रजापति कोप से राजयक्षमा की उत्पत्ति। इसके बाद क्या हुआ कि चंद्रमा को तो अब राजयक्षमा हो गया, किसके वजह से, तो दक्ष प्रजापति के कोप के वजह से, उसके क्रोध के वजह से, जिसके वजह से चंद्रमा का जो है शरीर निष्प्रभ यानी कांतिहीन हो गया। तो अब ये तो बीमारी में पड़े नहीं रहेंगे, तो ये क्या किए, अब सिफारिश करने के लिए अन्य देवताओं और ऋषियों के पास गए, देवर्षियों के पास, कि आप चलिए और जो मेरे श्वशुर जो कि मेरे गुरु भी हैं, जिनका नाम दक्ष प्रजापति है, उनके पास चलिए और उनसे थोड़ा सिफारिश कीजिए कि अब हमने ये सारा चीज़ त्याग दिया, अब हम उनकी सभी पुत्रियों को ग्रहण करेंगे और ये वैवाह में इतना संलिप्त नहीं रहेंगे किसी एक के साथ। तो ये सभी गए वापस इनके पास, दक्ष प्रजापति के पास, और दक्ष प्रजापति को सारा व्यथा सुनाया। जब इनको पता चला कि इनकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, तो इन्होंने क्या किया, चंद्रमा के ऊपर प्रसन्न होकर के इनको इस चीज़ से मुक्त किया। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, अश्विनी कुमार जो राजा के वैद्य होते थे, देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार, ठीक है, उनको बोला कि आप चंद्रमा की चिकित्सा कीजिए और इनको रोगों से मुक्त कीजिए। तो उन्होंने चिकित्सा के द्वारा क्या किया, तो ओजसो वर्धितो अश्विभ्याम, जो अश्विनी है उन्होंने उसके ओज की वृद्धि की, ठीक है। चंद्रमा में ओज शक्ति को बढ़ाया, क्योंकि इनमें शुक्र क्षीण हो गया था, ओज स्नेह अंश क्षीण हो गया था ना, इसलिए इन्होंने इनकी वृद्धि की और उसके बाद इनको रोगों से मुक्त कर दिया, ओके। तो यही इसका स्टोरी था। अब क्या है कि यहाँ पे यक्षमा का पर्याय के बारे में जानते हैं। यक्षमा का सिनोनिम्स में जो है क्रोधो, यक्षमा, ज्वरो, रोगा, एक अर्थो दुख संज्ञा का, एक ही अर्थ है, यानी सिनोनिम्स है ये सारा, क्रोध, यक्षमा, ज्वर, रोग एंड दुख, ठीक है। KY जर्दो, KYJRD, उसको जो है KY जर्दो राजयक्षमा को, इसे ट्रिक हमने बनाया था कि राजा को जो है KY जर्दो, KYJRD, क्रोध, यक्षमा, J फॉर ज्वर, R फॉर रोग एंड D फॉर दुख। अब यहाँ पे क्या है कि जो है ये तो चरक की ही बात है, और आचार्य चरक का ही एक और है, जब ज्वर आप देखोगे तो ज्वर के पर्याय में भी जो ये दोनों चीज़, ज्वर एंड रोग, ये दोनों उनमें भी सिनोनिम्स में आया है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ज्वर के सिनोनिम से इन्होंने विकार, व्याधि एंड आतंक को कंसीडर किया, ओके। यहीं पर सिनोनिम्स में वाग्भट जी की बात की जाए तो इन्होंने क्या किया है कि क्रोध को, ठीक है, इस क्रोध को ज्वर का सिनोनिम्स माना है, ओके। यहाँ पे और कुछ चीज़ कवर कर लेते हैं, जैसे रोग राट, ठीक है। तो रोग राट को आचार्य चरक ने ज्वर का पर्याय माना है, जबकि वाग्भट ने राजयक्षमा का पर्याय माना है। जैसे कि यहाँ पे क्रोध को जो है चरक ने राजयक्षमा का पर्याय माना है, लेकिन वाग्भट ने ज्वर का पर्याय माना है। वैसे ही रोग राट को चरक ने ज्वर का माना है, जबकि वाग्भट ने राजयक्षमा का। तो ये दोनों जो है दोनों में उल्टा है,
ओके। देन रोगराज जो है, जो अभी हमने ऊपर देखा था, राजाओं का रोग या रोगराज, उसको राजयक्षमा का सिनोनिम्स चरक माने, जो कि लास्ट वाले श्लोका में मिलेंगे इसी चैप्टर में। ओके। नेक्स्ट राजयक्षमा के जो है 4 कारण, इसको जानते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये 4 निदान या 4 कारण क्या क्या है? अयथा बलारंभ, अयथा यानी कि जो उसकी कैपेबिलिटी है, जो सामर्थ्यता है, उससे ज़्यादा एफर्ट लगा के काम करना, उससे ज़्यादा बल लगाना किसी भी काम के लिए, वो हो गया पहला। दूसरा है वेग संधारण, यानी अधारणीय वेग है उनको धारण करना, मलमूत्र आदि जो भी अधारणीय वेग उसको रोकना। थर्ड हो गया क्षय, धातु आदि का क्षय होना, ठीक है। जैसे कि अभी हमने चंद्रमा के केस में देखा था कि इनका जो है शुक्र धातु क्षीण हो गया था, तो ये प्रतिलोम क्षय वाले में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्षय के जन्य से, क्षय के वजह से हुआ। एंड लास्ट जो है फोर्थ, वो विषम आसन, जो विषम आहार जो है वो लेने की वजह से, विषम भोजन लेने की वजह से। तो आप चाहो तो ये श्लोका याद कर लो, या फिर इसके जो ये 4 नाम है ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अयथा बलारंभ, वेग संधारणम, क्षयम, यक्षमनः कारणम विद्यात्, चतुर्थम विषमासनम। ओके। तो सबसे पहला निदान जो है अयथा बल आरंभ या साहसजन्य यक्षमा, इसके बारे में जानते हैं। ओके। ये कारण में जो इनका सबसे पहले निदान में क्या क्या है कि साहस से ज़्यादा कुछ भी करना, जैसे कि हमारी जितनी सामर्थ्यता है या फिर हम जितना बलवान है, हमसे कई गुना ज़्यादा बलवान पुरुष से युद्ध कर लिए, या फिर अध्ययन यानी पढ़ाई में ही है तो काफ़ी समय तक जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर पढ़ रहे हैं, या फिर भार वहन में अपने कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा वेट उठा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मार्ग गमन कर रहे हैं, जितना होना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा। ऐसे ही लंघन साहस से ज़्यादा कर रहे हैं। प्लवन यानी स्विमिंग, तैरना जो होता है वो भी अपने साहस से ज़्यादा काफ़ी समय तक कर रहे हैं। किसी ऊंचे स्थान से गिर गया, वो पतन में आ गया। ऐसे ही अभिघात, जो किसी भी तरह का इंजरी हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है कि साहस से ज़्यादा हम काम करें, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है उनसे ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, तो ये उसके निदान हो गए साहसजन्य यक्षमा के। जिसके वजह से क्या होगा कि उरह प्रदेश, जो थोरेक्स वाले रीजन है, उसमें फट जाएगा, वो फट जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा। अब खुद ही सोचो कि आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आपकी कैपेबिलिटी है 100 kg, 50 kg तक, आप 500 kg उठा लिए, तो क्या होगा? थोरेक्स रीजन इंजर्ड हो गया, ठीक है, फट गया। तो फटने की वजह से क्या होगा? वात प्रकोपित होगा। अब जैसे ही वात बढ़ेगा, ये शांत तो बैठेगा नहीं, ये क्या करेगा? पित्त एंड कफ को उभार देगा। और पित्त और कफ को उभारने के बाद क्या करेगा कि इन सभी को लेकर के बोलेगा चलो हम लोग घूमने निकलते हैं। कहाँ घूमने निकलेगा? तो मान के चलो आपका ये बॉडी है, ठीक है, इंजर्ड हुआ है मेनली कहाँ पे? थोरेक्स रीजन में, ठीक है। यहाँ इंजर्ड हुआ, वात बढ़ेगा, तो यहाँ से ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, कहीं कहीं जाएगा। तो ऊपर में जाएगा, सबसे पहले उरह प्रदेश में आते हैं, तो वात वहाँ पर उरह प्रदेश में जाके क्या करेगा? उरह सूल एंड सोनितष्टिवन करेगा। ओके। उरह यानी थोरेक्स रीजन में जो है पेन तो होगा ही, साथ साथ जो इंजर्ड हो गया है तो वहाँ पे ब्लड, सोनित भी आएगा, तो वो सोनित जो है बाद में थूक के साथ बाहर निकला, सोनितष्टिवन। ऊपर आ रहा है, ऊपर आ गया कहाँ? गले वाले रीजन में, ठीक है, इससे ऊपर नेक रीजन में। तो वहाँ पे जाके क्या क्या करेगा? कंठोध्वंस, कास, स्वर भेद। ओके। और ऊपर आए तो सिर वाले रीजन में आएगा, तो सिर में पहुँच करके क्या करेगा? सिरहसूल करेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये लेटरल रीजन में आ गया, पार्श्व में मान के चलिए, ठीक है। तो पार्श्व में गया तो पार्श्वसूल करेगा, ठीक है। देन अब ये जो है नीचे आ गया गुद प्रदेश में, यहाँ से गुद प्रदेश में आ गया तो वहाँ पे स्टूल को जो है भेदेगा, यानी डायरिया वाला कंडीशन कर देगा, तेसार वर्च भेद। एंड जो भी जॉइंट्स वगैरह हैं, जहाँ के भी जॉइंट्स है, वहाँ जा कर के जृंभा एंड ज्वर। ओके। तो ये दोनों आपको नाम याद रखना है। संधियों में जम्भाई एंड ज्वर ये दोनों आता है, जृंभा एंड ज्वर। बाद बाकी तो आप खुद से कोरिलेट करके बना दोगे। जैसे कि सिर प्रदेश है तो सिरहसूल, गला में आया तो गला में कंठोध्वंस हो जाएगा, गला में स्वर में भी प्रॉब्लम, खांसी भी हो सकता है तो खांसी, ये सब हो जाएगा। पार्श्व में भी हम पार्श्वसूल बना देंगे, गुद प्रदेश में वर्चभेद बनाएंगे, उरह में भी उरहसूल सोनितष्टिवन कर देंगे। संधि में नहीं बना पाते हैं ऐसे लॉजिक अपने हिसाब से, तो ये नाम याद रखना होगा। संधि में जृंभा एंड ज्वर।
पर। ओके, तो ये हो गए साहस जन्य अक्षमा। नेक्स्ट वेग संधारण देखते हैं। सो इस तरीके से ये जो वात पित्त एंड कफ को लेकर के गया अलग अलग रीजन में, तो टोटल 11 लक्षण को राजयक्षमा को उत्पन्न किया। ओके, ऐसे ही आगे वाले जितने निदान हैं उनमें भी 11 लक्षण आएंगे। सो नेक्स्ट वेग संधारण वाले का लक्षण देखते हैं। तो वेग संधारण में क्या होगा कि किसी भी तरीके से ये जो अपान वायु हो गए या मूत्र हो गए या फिर पुरीस हो गए, जो अधारणीय वेग होते हैं, इनको रोकता है किसी भी कारण से, जैसे वो ह्री यानी लज्जा के कारण या फिर घृणा हो गया या फिर भय हो गया, किसी भी कारण से पुरुष हो या स्त्री, वो इन अपान वायु मूत्र पुरीस इन सभी के वेग को रोकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वात प्रकोप होता है। वात प्रकोप होगा तो फिर वापस वो पित्त एंड कफ को उभारेगा, और इस बार क्या करेगा, वो उभार करके ये 3 मार्ग जो होते हैं ना, ऊर्ध्व अधः एंड तिर्यक, इस जगह जाएगा। ओके, साहसजन्य जैसा जो है वो सिर सूल इन सभी में नहीं, ये 3 मार्ग में जाता है और 11 लक्षण ऑफ यक्षमा को प्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट धातु जन यक्षमा। सो धातु क्षयजन यक्षमा का जो निदान है, इसमें शारीरिक एंड मानसिक 2 तरह से आप याद कर सकते हो। जैसे मानसिक निदान में ईर्ष्या, उत्कंठा, भय, त्रास, क्रोध, शोक, ये सब आ गए। इनके वजह से शरीर अति कृश हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये यदि आप ईर्ष्या, क्रोध ये सब करोगे तो खाने की इच्छा नहीं होगा, भोजन नहीं किया जाएगा। इनकेस यदि भोजन कर भी रहा है और प्रॉपर अमाउंट में ले भी रहा है तो सही से उसका पाचन नहीं होगा। ठीक है, शारीरिक एंड मानसिक दोनों निदान होते हैं ना हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए शरीर का पाचन नहीं हो पाएगा, भोजन का सही से पाचन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि अति व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कि राजा चंद्रमा का भी केस था, या फिर अनशन कर रहे हैं, अधिक उपवास कर रहे हैं, तो इन सभी के वजह से भी शरीर कृश हो जाएगा। और फाइनली क्या होगा कि जैसे अति व्यवहार में शुक्र हो गया, और इन सभी के वजह से शुक्र ओज इन सभी का क्षय हो जाएगा। शुक्र ओज क्षय होने की वजह से स्नेह अंश का जो है, स्नेह का जो शरीर का जो पार्ट होता है, स्नेह अंश जो होता है वो कम हो जाएगा। और स्नेह कम हुआ मतलब रुक्ष बढ़ गया। ओके, स्नेह कम हुआ इसका मतलब बल भी कम हो गया, तो रुक्षता बढ़ गया मतलब वायु बढ़ गया, और वायु बढ़ गया तो वो वापस पित्त एंड कफ को बढ़ाएगा, और फिर जो है वायु जो है पित्त और कफ को लेके पूरे शरीर में गमन करता हुआ 11 टाइप्स ऑफ यक्षमा को का जो लक्षण है उसको उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट है विषमासन जन्य यक्षमा। तो विषमासन जन्य यक्षमा में जो है विषम आसन, विषम रूप से भोजन करेगा आदमी। ठीक है, विषम रूप से अन्न पान सेवन करेगा, जिसकी वजह से फिर वात प्रकोप होगा। वात प्रकोपित होगा तो पित्त एंड कफ को बढ़ाएगा, लेकिन इस बार वो क्या करेगा, ये जो है जितने भी स्रोतस है, रक्तवाहिनी आदि स्रोतस, उसमें अवरोध उत्पन्न करेगा। ओके, स्रोतस में अवरोध उत्पन्न होने की वजह से जो धातु का जो पोषण कर्म होता है उसकी पुष्टि में अवरोध होता है। जैसे रक्तवाहिनी स्रोतस में अवरोध हुआ तो रक्त से मांस धातु का पुष्टि नहीं होगा, मांस से फिर आगे मेद का पुष्टि नहीं होगा, तो ये धातु का जो है पुष्टि का अवरोध होगा, और उसके वजह से यहाँ 11 लक्षण जो है यक्षमा का वो उत्पन्न होगा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग जो है राज यक्षमा के एकादश रूप, षड रूप एंड त्रिविध रूप या सामान्य लक्षण उसको पढ़ते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं एकादश रूप से। एकादश रूप में इन्होंने क्या क्या बताया, कास, अंशताप, ओके, कास, अंशताप, देन वैश्वर्य यानी स्वर भेद, ज्वर हो गए, पार्श्व एंड शिरोरुज यानी पार्श्व शूल एंड शिरः शूल हो गए, देन छर्दनम रक्त कफयो यानी रक्त छर्दन एंड कफ छर्दन दोनों, तो रक्त हो गया सोनित स्टीवन रक्त छर्दन, एंड कफ छर्दन वही श्लेष्म छर्दी। ओके, देन श्वास वर्च गद, एक तो श्वास हो गया, देन वर्च गद अतिसार हो गया, एंड अरुचि। ओके, ये 11 लक्षण हो गए। एंड 6 लक्षण में क्या क्या है, कास, ओके, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वर यानी स्वर भेद, स्वर एंड वर्च गद है ना, तो स्वर भेद एंड वर्च भेद दोनों, तो वर्च भेद मतलब अतिसार ही हुआ, एंड अरुचि। ठीक है, तो ये एकादश एंड 6 लक्षण हो गए राजयक्षमा के। आपको ये लास्ट का ये दोनों लाइन देखना है दोनों श्लोक में। तो ये ऊपर वाले जो एकादश वाले है उसमें श्वास वर्च गदो अरुचि है, जबकि नीचे वाले में स्वर वर्च गदो अरुचि, और ये BHU 2013 में आ चुका है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बस ऊपर वाले में एकादश में श्वास आएगा, जबकि षडविध वाले में जो है स्वर आता है। वर्च गद अरुचि तो है ही, वैसे भी आपको षडविध नाम याद रखना है, और षडविध में जो है श्वास नहीं आता है, तो वैसे भी आप क्लियर कर लोगे, बस यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दिया हूँ मैंने।
तो ये हो गए स्वर वर्च गद रुचि। इसमें करना क्या है आपको कि 6 नाम याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकादश में भी कॉमन है। कास ज्वर पार्श्वशूल स्वर भेद अतिसार एंड अरुचि। ओके, ये 6 नाम याद करोगे तो बचे हुए 5 नाम भी आपको याद हो जाएगा। जैसे श्वास कास हम साथ में पढ़ते हैं, ये कॉमन जैसा राइम जैसा ही रहता है। तो कास यदि याद है तो कास के साथ श्वास याद कर लेंगे। ज्वर, ज्वर में बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो ज्वर के साथ अंश ताप, शोल्डर का भी जो है ताप आगा, वो हो गया। देन पार्श्वशूल है तो उसके साथ हम सिरहशूल याद कर लेंगे। ओके, तो 3 हो गए यहाँ पे। अब जो बचे स्वरभेद अतिसार अरुचि, उसके साथ जो है 2 और नाम एक्स्ट्रा याद रखना होगा, श्लेष्म छर्दन एंड शोणित स्टीवन। ठीक है, एक वमन एंड दूसरा स्टीवन थूकना। तो एक तो श्लेष्म के साथ वमन हुआ, दूसरा ब्लड के साथ स्टीवन हुआ। तो श्लेष्म छर्दन एंड शोणित स्टीवन आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये टोटल 11 नाम है। ओके, 6 नाम आपको याद रखना है, कास ज्वर पार्श्वशूल स्वरभेद अतिसार अरुचि। इसके बेसिस पे जो है यहाँ तो 3 तो इजीली कर लेंगे, कास के साथ श्वास, ज्वर के साथ अंशताप, पार्श्वशूल के साथ सिरहशूल। बचे 2 जो है श्लेष्म छर्दन एंड शोणित स्टीवन आपको याद रखना होगा। ऊपर में यहाँ पे ये दिया हूँ कि चरक एंड सुश्रुत का, कि इन दोनों में 9 तो टर्म कॉमन है, बस चरक के जो श्लेष्म छर्दन उनके जगह पे सुश्रुत ने कंठोध्वंस एंड श्वास के जगह सुश्रुत ने दाह लिया। ऐसे ही चरक एंड वाग्भट में भी जो है 11 नाम है, उसमें से अतिसार के जगह इन्होंने विडभ्रंश लिया है वाग्भट, एंड शोणित स्टीवन जो है या रक्तवमन जो भी कहें उसके जगह विडशोष इन्होंने लिया है। ओके, अब जो यक्षमा का जो सामान्य लक्षण है या इसको त्रिविध रूप भी कहते हैं, वो 3 कौन है वो देखते हैं। इसमें है आपको एक अंश पार्श्व अभिताप। अंश जो है आपको ये शोल्डर रीजन एंड पार्श्व ये फ्लैंक रीजन, तो यहाँ पे ताप बढ़ गया। ठीक है, देन संताप कर पादयो, कर हो गए हाथ एंड पाद हो गए पैर, तो हाथ और पैर वाले रीजन जो है इसमें भी ताप हो रहा है। देन ज्वर सर्वांग चोइति, उसके बाद जो बचे हुए पूरे बॉडी है उसमें भी ज्वर होगा। तो त्रिविध रूप में आपको यही याद रखना है कि पूरे बॉडी का जो है टेम्परेचर बढ़ेगा। 2 जगह अलग अलग कर दिया, एक तो अंश पार्श्व वाले रीजन को और दूसरा कर और पाद वाले रीजन को। उसके बाद जो है जो ज्वर है सर्वांग चोइति, पूरे शरीर में ज्वर हो जाएगा। तो इससे आपको त्रिविध याद रहेगा। इसके बाद जो है इन्होंने एक टेबल बना कर दिया है जिसमें जो 4 निदान थे और उसके अंदर जो टोटल 11 लक्षण थे, उनमें से कुछ लक्षण कॉमन है और कुछ लक्षण जो है डिफरेंस है। ओके, जिसमें से याद रखने के लिए आपको जो 6 नाम हमने बोला था, जो षड्विध नाम है, वो लगभग सभी में कॉमन है। ठीक है, वो 6 नाम क्या क्या थे? कास ज्वर, ठीक है, कास ज्वर पार्श्वशूल स्वरभेद अतिसार एंड अरुचि, ये 6 नाम जो है लगभग सभी में कॉमन है। ठीक है, बस 6 वाले जो राजयक्षमा है उसमें स्वरभेद के जगह स्वर 6 आया है, एंड जो विस्मासन जन्य है उसमें अतिसार के जगह रक्तवमन आ गया। ओके, तो 6 नाम आपको लगभग कॉमन है, एक नाम आपको ये याद रखना होगा, इन दोनों में डिफरेंस। देन सिरहशूल वाले जो हैं वो सभी में कॉमन है। ठीक है, तो ये लगभग 7 नाम तो कॉमन हो गए, बचे जो 4 है डिफरेंस वो देखता हूँ। साहस वाले में जो डिफ्रेंशिएटिंग जो 4 नाम है, एक तो कंठोध्वंस हो गए, दूसरा जृंभा, तीसरा उरहशूल एंड चौथा शोणित स्टीवन। ठीक है, वेग विधारण वाले में जो 4 डिफरेंट नाम है, वो कंठोध्वंस के जगह इन्होंने अंशाव मर्द माना है। क्षयज वाले जो है अंश में ताप माना है, विस्मासन वाले भी अंश में ताप, बस कंठोध्वंस के जगह पे ये अलग अलग नाम आ गए। ठीक है, जृंभा के जगह अंगमर्द, उरहशूल के जगह प्रतिशय एंड शोणित स्टीवन के जगह सिर्फ वमन आ गया है। ओके, क्षयज में भी जो है एक श्वास आया है अलग नाम, एंड विस्मासन जन में प्रशेक। तो ये जो है डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है इनका, बस ये नाम आप एटलीस्ट याद कर लो, जैसे कंठोध्वंस, जृंभा, उरहशूल। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी डिफ्रेंशिएटिंग आप अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रख सकते हो। मेन जो है एकादश लक्षण जो है वो याद रखना इंपॉर्टेंट है, षड्विध वाले जो है वो और त्रिविध वाले जो है वो, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये जो है डिफ्रेंशिएटिंग कुछ है वो एक टेबल में है, आप इसे पढ़ सकते हो। इसके बाद राजयक्षमा का जो पूर्व रूप है वो जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला आ गया प्रतिशय, इसके बाद दौर्बल्य, दुर्बलता लगेगा शरीर में। देन दोष दर्शन, अदोषेषु अपि भावेषु, मीन्स ऐसा चीज़ जिसमें किसी भी तरह का दोष या गंदगी नहीं है, लेकिन इसको लगेगा कि उसमें दोष है, उसमें गंदगी है, ऐसा दिखेगा उसको। देन काये विभत्स दर्शनम, मीन्स उसका जो काया जो शरीर है वो कितना भी साफ सुथरा कर ले फिर भी विभत्स, गंदा, घिनाया हुआ जैसा दिखेगा।
घृणित असनश्चापि, असन यानी भोजन आदि जो है उसमें उसको घृणा होगा, खाने का इच्छा नहीं करेगा। ओके। बल मांस परिचय, उसके शरीर में बल और मांस जो है उसका क्षय हो जाएगा। उसको पसंद क्या पड़ेगा, तो स्त्री मध्य मांस प्रियता, यानी कि स्त्री मध्य और मांस, ये तीन चीज़ ही उसको पसंद पड़ेगा। इसके साथ साथ जो है प्रियता च अवगुंठने, अपने शरीर को वो चाहेगा कि कवर करके रखे, अच्छे अच्छे कपड़ों से ढक करके रखे। ठीक है, तो इसके लिए प्रिय बस इतना ही है, बाद बाकी कुछ भी प्रिय नहीं है। माक्षिका घून केशानाम त्रेनानाम पतानानी च प्रायो अनपाने, यानी जो उसका अन्नपान वाले जो खाने पीने का जो भी चीज़ है उसमें उसको लगेगा कि मक्खी, घून, केश, तृण, ये सब जो है गिरा हुआ है, ऐसा उसको लगेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। ओके। देन केशानाम नखानाम च अभिवर्धनम, उसका शरीर में जो केश नख जो है इसका जो है वृद्धि होता रहेगा बहुत ज़्यादा। देन स्वप्ने केश अस्थि राशि नाम भस्म च अधिरोहणम, यानी स्वप्न में वो क्या देखेगा कि केश का, बाल का हो गया, अस्थि यानी हड्डी बोन जो है वो, या फिर भस्म जो ऐसे इसका एक पहाड़ बना हुआ और उस पर वो अधिरोहण कर रहा है, उस पर वो चढ़ रहा है। जलाशय आदि जो है पानी से भरा रहेगा लेकिन उसको लगेगा कि सूख गया है। ऐसे ही सुष्यताम क्षीयमानानाम पतताम यज् दर्शनम, जो भी पेड़ पौधा है वनस्पति है वो भी लगेगा कि खत्म हो चुका है। तो ये सारा जो है इसका पूर्व रूप है। ओके। पूर्व रूप में एक और चीज़, केशानाम नखानाम च अभिवर्धनम, ये चीज़ जो है राजयक्षमा के लिए है, और केश नख अति वृद्धि ये प्रमेह के लिए लिया है। दोनों में केश और नख बढ़ता है, इसमें भी केश और नख अति वृद्धि हो रहा है, इसमें केशानाम नखानाम च अभिवर्धनम। कंफ्यूज करने के लिए है बस टर्म जो इसमें अभिवर्धनम है और इसमें अति वृद्धि है, और ये दोनों क्वेश्चन BHU 2015 में आ चुका है। ओके, तो ये यहाँ पे याद रखना है। जो राजयक्षमा है, राजा में अभिवर्धन याद रखना है, प्रमेह में अति वृद्धि। ओके, अभी बढ़ रहा है, अभी वर्धमान हो रहा है राजा, तो अभिवर्धनम ऐसे याद रखना है, केश नख। ओके। अब जो है इनके इतने सारे पूर्व रूप हैं, इन सबको कैसे याद रखें, तो उनके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि एक पर्सन है जिसको राजयक्षमा हो गया, जैसे राजा ही है, लेकिन वो नालायक क्या है कि उसको अभी भी स्त्री और मध्य चाहिए, जबकि स्त्री मध्य और मांस इन सभी के वजह से ही इसको राजयक्षमा हुआ। ये फिर भी नहीं मान रहा है और इसको जो है बस यही तीन चीज़ चाहिए, अब भी चाहिए उसको प्रिय, बस यही तीन चीज़ है कि स्त्री मध्य और मांस ही दो, बाद बाकी हर चीज़ में घृणा करेगा। ओके, तो इससे प्रिय क्या है, स्त्री मध्य मांस, ये याद रहेगा, और हर चीज़ में अन्न वगैरह में घृणा करेगा, उससे घृणित ये वाला जो है अन्न अशन वाला वो याद रहेगा। ओके, तो क्या होगा कि उसके वजह से उसके शरीर में और भी ज़्यादा दुर्बलता आ जाएगा, है कि नहीं। अब एक तो पहले से यक्षमा हो गया और फिर से स्त्री मध्य मांस चाहिए, तो और दुर्बलता हो गया। दुर्बलता हो गया कैसे पता चलेगा, तो उसके शरीर का बल मांस ये सब क्षय हो गया, इससे पता चलेगा। ठीक है, और उसके वजह से क्या होगा कि इतना ज़्यादा दुर्बल हो गया कि उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा क्रिस हो जाएगा, जिसके वजह से वो चाहेगा कि अपने बॉडी को कवर करके रखे, किसी को देखने नहीं थे। इसलिए प्रियता च अवगुंठने, और अपने दोष को छुपाने के लिए दूसरे चीज़ में वो दोष देखेगा। अपना शरीर कमज़ोर हुआ, उसको छुपा रहा है, कपड़ा से ढक लिया, और हर चीज़ में वो दोष दिखाएगा कि नहीं उसमें गलती है। सो दोष दर्शनम कैसे दिखाएगा, तो बोलेगा कि देखो मक्खी, घून, केस ये सब गिरा पड़ा है अन्नपान में, तो ये सब उसको दिखाएगा दूसरे चीज़ में। और दोषेषु भावेषु, ये भी उसी से क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल बस इतना सिंपल स्टोरी बनाया हमने कि राजयक्षमा का पर्सन है, पेशेंट है, और उसको जो अब भी तीन ही चीज़ प्रिय है, स्त्री मध्य मांस, बाद बाकी हर चीज़ में घृणा करता है, और इसके वजह से स्त्री मध्य मांस के वजह से वो और ज़्यादा दुर्बल हो गया। दुर्बल उसका पता चलेगा बल मांस क्षय होने की वजह से, और इसका क्षय दूसरे को नहीं दिखाने के लिए अपने शरीर को कवर करेगा, तो प्रियता च अवगुंठने, और दूसरे चीज़ में दोष दिखाएगा अपना दोष को ढकने के लिए। तो दोष दर्शन दिखाएगा कैसे, तो माक्षिका, घून, केस ये सब के जरिए उसका शरीर एकदम घिनाया हुआ जैसा रहेगा, काय विभत्स दर्शनम, इसलिए तो अपने बॉडी को कवर करके रखेगा। अपना दोष छुपा रहा है और दूसरे चीज़ में दोष दिखा रहा है, तो इससे दोनों चीज़ याद रहेगा। काय विभत्स दर्शनम, सो प्रियता अवगुंठने, यानी कपड़ा से ढकेगा, दूसरे चीज़ में दोष दिखा रहा है, तो दोष दर्शन, और देशुसु अपि भावेशु एंड माक्षिका गुण, ये बाद बाकी जो स्वप्न वाला जो ऐसे ही याद रहेगा, केस अस्थि ये सब है। ओके,
इसके बाद राजयक्षमा की जो है सामान्य संप्राप्ति पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक जो कॉमन चीज़ है वो जानते हैं। ठीक है, उसमें बताया कि यथा स्वेन उस्मना पाकम शारीरा यान्ति धातुवा स्रोतसा व यथा स्वेन धातु पुष्यति धातुतः। कहने का मतलब कि है जिस प्रकार जो है स्वेन उस्मना जो अपनी खुद की उष्मा यानी अग्नि, जो धात्वाग्नि, जाठराग्नि, भूताग्नि होते हैं, वो क्या करता है, पाकम शरीरा यान्ति धातु, शरीर की धातु को उचित रूप से पाक होता है। ठीक है, खुद की अग्नि की वजह से यदि जठराग्नि सही है तो आहार से आहार रस अच्छा बनेगा। ठीक है, अब जैसे भूताग्नि सही है, धात्वाग्नि सही है तो रस से रक्त धातु, रक्त से मांस धातु, ये सब सही से बनेगा, जिसकी वजह से वो धातु क्या करेंगे, अपने अपने स्रोतस में रह करके दूसरे धातु की पुष्टि करेंगे और अच्छे से रस से रक्त, रक्त से मांस, और आदमी क्या है, स्वस्थ रहेगा। नॉर्मल चीज़ है ये। लेकिन राजयक्षमा के केस में क्या होता है कि स्रोतस सन्निरोध हो जाता है एंड रक्त आदि धातु का, जिसकी वजह से क्षय होने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि धातु उष्मना च अपचय, धातु अग्नि जो है, 7 तरह की धातु अग्नि होती है ना, उसका अपचय हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। तो ये 3 चीज़ है। कैसे होता है, इसको ऐसे समझते हैं कि आहार लिए, आहार पर जाठराग्नि पड़ता है जिससे आहार रस बनता है। ओके, अब रस पे जो है फिर धात्वाग्नि पड़ेगा। ठीक है, धात्वाग्नि जैसे कि रसाग्नि, देन रस से रक्त बना, रक्त पे फिर रक्ताग्नि पड़ेगा तो मांस बनेगा, ऐसे बनता है। तो उस पर धात्वाग्नि बनता है, तो इससे आप लोग को ये टेबल याद होगा, तो एक सार भाग या प्रसाद भाग बनता है, दूसरा कीट भाग या मल भाग बनता है। तो जैसे रस धातु में ही हम ले रहे हैं, तो रस धातु का जो है इस पे रसाग्नि पड़ेगा, जिससे जो इसका सार या प्रसाद भाग बनेगा रक्त, एंड कीट या मल भाग जो है वो कफ बनता है। ओके, रक्त एंड क्या कहते हैं इसको, ओज भी कह सकते हैं, ये भी इसके साथ बनता है। ये होता है नॉर्मल, जब नॉर्मल धात्वाग्नि है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये धात्वाग्नि जो है वो नाश हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से रस से जो है ये रक्त यानी प्रसाद भाग ये बहुत कम बनता है, लेकिन कफ वाला भाग बहुत ज़्यादा बनता है। ओके, तो कफ ज़्यादा बनने की वजह से वो क्या करता है, यहाँ स्रोतस को अवरोध करता है, स्रोतसाम सन्निरोध। एंड रक्त कम बनने की वजह से रक्त का क्या होगा, रक्त आदि नाम च संचयात, रक्त क्षय हुआ। रक्त क्षय होने की वजह से आगे का धातु जो है मांस, उसका क्षय होगा, मेद का क्षय होगा, तो रक्त आदि जो धातु है उसका क्षय हो गया। एंड स्रोतस का अवरोध क्यों हुआ, ये क्योंकि ये कीट वाला भाग या मल वाला भाग ज़्यादा बनता है। एंड उसके वजह से फाइनली जो है धातु उष्मा, जो आगे की जो बची हुई 7 धातु की जो धात्वाग्नि है वो अपचय हो जाता है, वो क्षय हो जाता है, और इसके वजह से राजयक्षमा होता है। यानी कि धातु क्षय यहाँ पे जो है सिक्वेंसली होता जाता है, रस रक्त मांस में इस तरह से धातु क्षय होता जाता है। ओके, और फाइनली राजयक्षमा हो जाता है। सो ओवरऑल क्या हो गया इसमें कि धात्वाग्नि का जो है अपचय हो जाता है, वो क्षय हो जाता है। ओके, इसलिए कहा जाता है कि राजयक्षमा में विडबल की रक्षा जो है विशेष रूप से करना है, स्थूल का भी रक्षा करना है, क्योंकि वही जो है बल का साधन हो जाता है एट लास्ट। होता क्या है कि राजयक्षमा में नॉर्मली जो हम जो है पचत्य अग्नि अन्न कोष्ठन श्रितम, हाँ, जैसे हमने आहार लिया, आहार से आहार पे सबसे पहले जाठराग्नि लगता है। 13 तरह के अग्नि होते हैं ना, जिसमें 1 जाठराग्नि, 7 धात्वाग्नि और 5 भूताग्नि। तो आहार पे पहले जाठराग्नि लगता है, जिससे आहार रस आदि बनता है। ठीक है, उस आहार रस पे जो है अब धात्वाग्नि लगेगा, रसाग्नि रक्ताग्नि। ठीक है, तो जाठराग्नि तो नॉर्मल है, इसलिए आहार का सही पाचन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब जो उससे रस रक्त आदि बनेगा, उसके लिए जो धात्वाग्नि बनता है उसका अपचय हो चुका है ना, उस धात्वाग्नि का नाश हो गया, जिसकी वजह से आगे का जो धातु है, रक्त आदि धातु, ये कम बनता है, जबकि जो मल भाग जो होता है वो ज़्यादा बनता है। ओके, तो धातु तो कम बना, यानी कि धातु का यहाँ पे क्षय हो गया है ना, ओवरऑल रक्त कम बना, मांस मेद कम बना, धातु क्षय हो गया, मल ज़्यादा बन गया, यानी स्टूल जो है वही बाद में स्टूल भी बनाता है ना मल, तो ये ज़्यादा बन रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें मल का फाइनली रक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि धातु क्षय हो गया, इससे तो अब हमको ऊर्जा बल तो मिलेगा नहीं, ये तो ऑलरेडी कम है, बन ही नहीं रहा है। सर्व धातु क्षया
अर्थस्य बलम तस्य ही विडबलम, क्योंकि उसमें सभी धातु का क्षय हो गया, तब उस अर्थी जो है रोगी का जो बल क्या है, विडबल ही होता है। इसीलिए उसमें क्या कहता है, पुरीसम संरक्ष्य विशेष्याद राज्यक्षमिनी, उसमें विशेष रूप से उस राज्यक्षमा के पेशेंट में पुरीस यानी विड का जो है रक्षा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है उसके सभी धातु का क्षय हो चुका है, जो है उसके पास मल ही है और बल का वही साधन है। इसीलिए जो विड बल ही मेन बल बच जाता है उसमें एक तरह से, और उसका रक्षा करना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि इस केस में यदि उसको अतिसार हो गया तो वो मृत्यु सूचक है, क्योंकि वो भी निकल जाएगा, जहाँ से वो एनर्जी ले सकता है वो भी निकल गया। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगा। और ये आपको आ चुका है एग्जाम में, DSRRAU 2012 एंड CCRES 2015 में। ये तस्मात् पुरुषम संरक्ष्य विशेष्याद राज्यक्षमिना, ये राज्यक्षमा के लिए। ओके, सो इसके संप्राप्ति में जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ तक तो हम लोग जान चुके हैं कि आहार से आहार रस बना है, ठीक है। तो यहाँ जाठराग्नि तो सही है, जाठराग्नि सही होने की वजह से रस तो बन रहा है, लेकिन अब जो आहार रस से जो अब रस रक्त आदि धातु सब बन रहा है, वहाँ धातुवाग्नि गड़बड़ है, ठीक है। यानी स्रोतस का मार्ग जो है, कफ जो है अवरोध कर दिया है, तो रस रक्त ये सब नहीं बन रहा है। तो क्या है कि रसः स्रोतसु रुद्धेषु स्वस्थानो विदह्यते। अब क्या है कि रस जो है स्रोतस के अवरुद्ध होने के वजह से रक्त मांसमेद नहीं बन रहा है, लेकिन अपने स्थान में वो क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। स्वस्थानेषु, अपने स्थान में वो रस क्या बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जाठराग्नि तो सही है, इसमें दिक्कत तो नहीं आ रहा है। तो आहार रस तो बन रहा है और ये अपने स्थान में बढ़ता जा रहा है। ये आगे नहीं जा पा रहा है क्योंकि स्रोतस अवरुद्ध है, धातु क्षय हो रहा है इसके वजह से, लेकिन ये तो अपने जगह में बढ़ रहा है। तो अब क्या होगा, ये बढ़ेगा तो ये रस करेगा क्या कि कास के वेग से ऊपर की ओर आएगा, ऊर्ध्व स ऊर्ध्व कास वेगे न बहुरूप प्रवर्ते, और अलग अलग जो 11-6 लक्षण के साथ साथ राज्यक्षमा को उत्पन्न करते हैं। ओके, तो ये हो गया संप्राप्ति यहाँ आकर के कंप्लीट। सो ये सामान्य संप्राप्ति का, और ये जामनगर 2012 में आ चुका। रसः स्रोतेषु रुद्धेषु स्वस्थानस्थो विदह्यते। ओके, सो वो जो रस है कास यानी कफिंग के साथ जो ऊर्ध्व ऊपर आ रहा था, तो वो कैसे आएगा, तो पिच्छिलम बहलम विश्रम हरितम श्वेत पीतकम काशमानो, कास के साथ जो है वो रस ऊपर की ओर आया ऊर्ध्व, तो वो जो है निष्ठीवन हो, उसके बाद फाइनली जो वो बाहर उसको थूकते हैं। तो यहाँ पे स्ठीवन का स्वरूप और कास का स्वरूप भी इसी में कवर हो जाएगा। राज्यक्षमा के एकादश लक्षण में कास स्ठीवन ये सब आते हैं ना, तो ये दोनों इसी से कवर हो जाएगा। यहाँ पे वो रस जो है फाइनली जो है जमा होता गया और ऊर्ध्व मार्ग में जो है वो आता है कफिंग के साथ, जो उसको बाहर थूक देते, स्टीवन कर देते, निष्ठीवन कर देते हैं। तो वो कैसा दिखता है, वो पिच्छिल है, ठीक है, पिच्छिल कप से मिश्रित चिपचिपा, देन बहल घना भी रहेगा, विश्र फॉल स्मेल आएगा, आम गंधी, हरित हरे रंग का होगा, श्वेत एंड पीत श्वेत या पीले रंग का जो है वो रस आएगा कप के साथ। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया था कि राज्यक्षमा का जो एकादश षड्रूप या त्रिविध रूप जो भी है, उनमें से कोई भी लक्षण यदि, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट, मांस और बल, उसके शरीर में यदि मांस और बल का क्षय हो गया, तो इस 11, 6 या 3 में से कोई एक लक्षण ही क्यों ना हो, लेकिन यदि मांस बल का क्षय होने पर उत्पन्न हो रहा है तो वो चिकित्सा नहीं करने को कह रहा है, क्योंकि वो असाध्य होता है। ये असाध्यता के बारे में बता रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्टर वहाँ मांस और बल का क्षय होना। यदि मांस और बल का क्षय हो गया है उस रुग्ण में, तो कोई एक लक्षण ही क्यों ना हो, वो असाध्य है। लेकिन यदि शरीर में मांस और बल की पुष्टि है, वो क्षय नहीं है, उस केस में भले ही 11 का 11 हो लक्षण क्यों ना आ जाए, लेकिन वो भी यक्षमा साध्य हो जाता है। ओके, ठीक है। तो राज्यक्षमा के जो एकादश रूप वगैरह है, उनमें से एक रूप प्रतिशय भी है, तो इसकी संप्राप्ति को समझते हैं। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि राज्यक्षमा में जो निदान सेवन करते हैं उसकी वजह से वात प्रकोपित होता है। वात पित्त कफ इन सभी को लेकर के शरीर के अलग अलग जगह में जाता है। उसी में से जब वो सिर वाले जगह में जाता था, सिरो रीजन में, तो सिरोशूल करता था। तो यहाँ पे क्या है कि राज्यक्षमा में जो ये वात है, यदि सिर में गया और सिर में जाकर के वो आद्यमान वहाँ पे जाके भर गया है वो वात, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे जाकर के देन घ्राण मूले स्थित श्लेष्मा रुधिरम पित्त एवचो। अब जो है उसके बगल में क्या है, घ्राण
नोज वाला रीजन, तो घ्राण मूल में जो भी उसके मूल में जो स्थित श्लेष्मा यानी कफ, रक्त एंड पित्त, उनको वो लेकर के निकलेगा, गमन करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे प्रतिशय में जो उसके बाद वो प्रतिशय उत्पन्न करेगा, राइनाइटिस होगा। वात जो है सिर में जाके भर जाएगा निदान सेवन के वजह से, और सिर का बगल में जो नोज वाला रीजन है उसके मूल में जो स्थित श्लेष्म, पित्त एंड रक्त, उसको लेकर के गमन करेगा और प्रतिशय उत्पन्न करेगा। और वो जो प्रतिशय होगा वो देह को कर्षण करने वाला बड़ा ही भयंकर प्रतिशय होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि घ्राण विप्लव होता है, मीन्स स्मेल ही नहीं आएगा, गंध ज्ञान ही नाश हो जाएगा, ज्वर हो जाएगा, कास हो जाएगा, स्वर भेद में अरुचि हो जाएगा, इंद्रिया नाम असमर्थ, इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण में, खास करके घ्राण इंद्रिय जो अपने विषय स्मेल को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है, जो घ्राण विप्लव करके इन्होंने यहाँ दिया है। ओके, राज्यक्षमा के एकादश लक्षण में एक लक्षण स्वरभेद भी है। स्वरभेद के बारे में सबसे पहले ये जानते हैं कि स्वरभेद 6 तरीके से हो सकता है यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, वात की वजह से, पित्त के वजह से, कफ के वजह से, रक्त के वजह से, कास के वेग के वजह से एंड पीनस के वजह से। ओके, यदि वात के वजह से स्वरभेद है तो वो स्वर कैसा होगा, रुक्ष होगा। ठीक है, छाम यानी छीन होगा एंड चल स्वर, चल बोले तो कंपिंग, काँप काँप के बोलेगा, ऐसा आवाज़ आएगा यदि वात के वजह से स्वरभेद हुआ तो। ओके, ऐसे ही पित्त के वजह से होगा तो तालु कंठ परिपलोस यानी तालु एंड कंठ में दाह होगा, है ना। वक्तु असूयते यानी कि वो आदमी वक्तु बोलना जो है नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि कुछ भी ना बोले, शांत रहे। यदि कप के वजह से स्वरभेद हुआ है तो कप उद्भेद में क्या कहेगा, विबद्ध च स्वर खुरखुरायते यानी रुक रुक के स्वर आएगा, मंद स्वर आएगा, रुक रुक कर आएगा। ठीक है, जो कप का नॉर्मल लक्षण है बंद, मध्य एंड खुरखुरा करके आएगा, खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ वो स्वर आएगा। ओके, रक्तज में भी जो ऐसे ही है, रक्त विभत्वात, इसमें भी विबद्ध होगा, रुक करके आएगा, लेकिन जो है उसमें कृच्छता प्रवर्तित है, बहुत डिफ़िकल्टी के साथ, पेन के साथ वो स्वर, बहुत परिश्रम के साथ वो स्वर निकलेगा। ठीक है, यदि कास वेग के साथ होगा तो अति वेग से स्वर आएगा एंड कशन इसमें आएगा एक गुण। ओके, कसन बोले तो जो कंठ हो गया या फिर स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स हो गया ना, उसमें किसी भी तरह का विकृति हो जाने की वजह से जो स्वर आता है वैसा स्वर आएगा। एंड पीनसज जो है उसमें कफ एंड वात का जो स्वर भेद का लक्षण है उन लक्षणों से मिला हुआ लक्षण बन के आएगा स्वर। नेक्स्ट जो है इसी में रक्त वमन भी एक लक्षण है, तो उसका कारण इन्होंने बताया है कि रक्तम विबद्ध मार्गत्वात्, जो हमने निदान में देखा था ना संप्राप्ति में खास करके, कि जो कफ बढ़ता है और कफ जो है स्रोतस के मार्ग का अवरोध कर देता है, जिसकी वजह से रस आदि धातु जो है आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसे ही रक्त वाले में भी जो रक्त स्रोतस यदि मार्ग अवरोध हो गया तो रक्त जो है अपने आश्रय आमाशय में ही जो है वो स्थित होगा और वहीं पे बढ़ता जाएगा। यही आमाशय को जो है चक्रपाणी जो है मांसाशय भी कहा है। ठीक है, तो एक ही चीज़ यहाँ पे, इनको जो है आमाशय यहाँ पे श्लोक में है और चक्रपाणी इनको एक्सप्लेन करने वक्त मांसाशय का है। ठीक है, तो वो रक्त क्या है, आमाशय या मांसाशय में स्थित होकर के धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और यदि वही बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो कंठ से जो है वो बाहर की ओर वमन के रूप में बाहर निकलेगा। तो ये रक्त वमन का कारण है। कारण बस सिंपल है कि रक्त बढ़ गया और बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर बाहर निकलना पड़ेगा उसको, क्योंकि रक्त से मांस आदि धातु बन नहीं पा रहा है, क्योंकि स्रोतस का मार्ग अवरोध हो गया है। इसीलिए अब जो वहाँ से बाहर निकलेगा तो वमन के जरिए जो है आमाशय से वो बाहर निकल जाएगा। ओके, तो रक्त वमन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें श्वास एंड अतिसार, ये दोनों भी लक्षण आए हुए हैं राजयक्षमा के एकादश और षड्रूपार में। ठीक है, तो उनका क्या कारण है वो देखते हैं। वात श्लेष्म विबद्ध विभत्वात् विबद्धत्वात् उरशः, उरह यानी थोरेक्स रीजन जो है यहाँ पे क्या है कि वात एंड श्लेष्म कफ के वजह से क्या होता है, विबद्ध हो जाता है, रास्ता को ऑब्स्ट्रक्ट करता है इस मार्ग को। ठीक है, तो थोरेक्स रीजन में हम तो निदान में जान चुके हैं वात बढ़ता है और वो वक्ष स्थल पे जो वात कफ जो है पित्त को लेकर के, तो यहाँ मेनली वात एंड कफ, इन दोनों की वजह से यदि उरह रीजन में जो विबद्ध होता है तो यहाँ पर जो मेनली प्राणवायु होता है, ठीक है, तो उसको वो इफेक्ट करेगा, जिसके वजह से श्वास का प्रॉब्लम होता है, श्वास की वृद्धि होती है। ओके, उरह रीजन में ही तो प्राणवायु होता है और श्वास से रिलेटेड रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो भी है सब यहीं पे ही होता है ना। तो इसीलिए वात और कफ की वजह से विबद्ध होता है उरह रीजन में और श्वास को उत्पन्न करता है। तो ये हो गया श्वास का कारण। अतिसार में क्या होता है, दो से उपहते च अग्नो।
ठीक है। अग्नि के वजह से जो दोष का नाश हो जाता है, दोष के द्वारा जो अग्नि का नाश हो जाता है, उसके वजह से अतिसार होता है, जो कैसा होता है, सपिच, पिच बोले तो झागदार, झाग युक्त अतिसार होता है। तो ये हो गया इसमें अतिसार का निदान। नेक्स्ट अरुचि है राज्यक्षमा में जो एक कारण है उसके बारे में इन्होंने क्या बताया है कि पृथक दोषे समस्त वह जिह्वा हृदय संसृत। पृथक दोषे जो अलग अलग दोष, वात पित्त कफ या फिर सन्निपात, इन सभी दोषों के कारण, या फिर द्विष्टे अर्थे है च मन से, जो मन के लिए जो दुष्ट अर्थ है, मन के लिए जो अप्रिय वस्तु है, वैसे आहार को लेने के वजह से क्या होता है, जायते अरुचि, अरुचि होता है। ठीक है। वो भी किस जगह पे है, तो जिह्वा इन हृदय में संसृत। ठीक है। जिह्वा और हृदय इसमें आश्रित यदि वात पित्त कफ दोष या फिर जो मन के लिए अरुचि, जो मन के लिए जो दुष्ट है, जो अप्रिय वस्तु है, उसको आहार के रूप में यदि लिया जाए तब जाकर के अरुचि होता है, जायते अरुचि। ओके। तो इसके बाद जो है इनके बारे में जो है लक्षण भी बताया। जैसे वातज अरुचि है तो कषाय तिक्त मधुरे विद्यान मुख रसे क्रमात् वात आदि। ठीक है। एंड मन के लिए क्या है, मानसी दोष दर्शनात्। तो वात आदि जो है क्रमशः क्या क्या दिया है, वात के वजह से कषाय, ठीक है, मुख में कषाय रस आएगा, देन पित्त के वजह से मुख में तिक्त रस आएगा, एंड कफ के वजह से मधुर रस आएगा। ओके। एंड मानसी दोष दर्शनात्, जो मन के लिए जो अरुचि है उसमें उन चीज़ों में दोष दर्शन दिखेगा। तो जिस चीज़ में दोष दर्शन दिखेगा तो वो समझ जाएंगे कि वो उसके लिए अरुचिकर है। ठीक है। तो यहाँ पे 5 कारण बताए हैं और इन्होंने सिर्फ 4 लक्षण बताए। सन्निपात के बारे में इन्होंने यहाँ नहीं बताया है। नेक्स्ट है यक्षमा में वमन का कारण। तो 4 कारण इन्होंने दिया है, अरुचि, कासवेग, दोष उत्क्लेश एंड भय। तो इन सभी 4 कारण के वजह से जो राज्यक्षमा में जो एक लक्षण वमन आता है, ये वमन होता है। ओके। अरुचि, कास, दोष उत्क्लेश एंड भय। इसके बाद जो राज्यक्षमा का चिकित्सा है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 45 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, तो इतना करना एक साथ पॉसिबल नहीं है। ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग राज्यक्षमा के चिकित्सा को कवर करेंगे। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।